वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच, इंडिया फर्स्ट प्रॉपर्टी मीडिया ऑफिस। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाई आई एम एंटरिंग रियल एस्टेट जर्नलिज्म आफ्टर 22 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। दोस्तों, मैं 22 साल रियल एस्टेट में रहने के बाद आज मैं रियल एस्टेट जर्नलिज्म में क्यों आ रहा हूं, उसकी वजह मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, ये बात आप लोग जो है ज़रूर नोटिस करे होंगे कि मैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल स्कैम्स को से ट्रांजिट होके रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल फोकस्ड क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं। ये सवाल के जवाब भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। आईएमए, हीरा गोल्ड, इंजास, बुर्राख, मॉर्गेनॉल, टोरेस ज्वेलरी, वीएनआव, ईस्टोर इंडिया, डीकेजेड, आला वेंचर्स वगैरह वगैरह बहुत सारे बॉट ब्रो फ्रॉड कंपनियों के बारे में हम जो है कहते कहते 10 साल हो गए इस यूट्यूब चैनल में। कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अलावा रियल एस्टेट में भी स्कैम्स होते हैं, और आईएमए और हीरा गोल्ड जैसे कंपनियों के अपडेट्स क्या इस चैनल में आने बंद हो जाएंगे? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो है प्रॉपर्टी की लिक्विडेशन के लिए बहुत जो है आप लोगों को अपडेट्स देनी है, वो भी हम ज़रूर देंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने जो है मेरा रियल एस्टेट कैरियर कैसा स्टार्ट हुआ, मैं रियल एस्टेट में कैसे आया, क्या मुझे ये पसंद था नहीं था, या तमाम चीज़ें जो है मेरा एक ओवरऑल बैकग्राउंड बताऊंगा, और मैं क्यों रियल एस्टेट जर्नलिज्म में आज ये चैनल को जो है शुरुआत करने जा रहा हूँ, ये आपको क्लियर दूंगा। दोस्तों, मैं हासन डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हासन से मैं श्री अरविंदा हाई स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। वहाँ से मैं जो है पढ़ लिख करके फिर मैं जो है पॉलिटेक्निक गया। पॉलिटेक्निक के बाद श्रवण बेलगोला में डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। फिर मैं वहाँ से जो है बेंगलुरु शिफ्ट हो गया, और बेंगलुरु में मैंने अपना फर्स्ट करियर स्टार्ट किया था क्रेडिट कार्ड सेल्स में, क्योंकि उन दिनों में जॉब्स जो है नेटवर्क इंजीनियर्स की बहुत कम डिमांड थी और सैलरी मिलती भी थी तो कुछ भी नहीं थी। तो मैंने HSBC क्रेडिट कार्ड सेल्स में फ़र्स्ट मेरा करियर किया। वहाँ पे मैंने सिर्फ 3-4 दिन ही काम किया था। उसके बाद मैंने जो है बिग बाज़ार ज्वाइन किया एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। मेरा करियर का स्टार्ट जो 2003 में हुआ था, उस टाइम पे मैं सिर्फ 2800 रुपीज़ सैलरी में कोरमंगला की मडीवाला ब्रांच में स्टार्ट किया था अपना करियर। उस टाइम पे मैंने रूम भी भाड़े पे जो लिया था कोरमंगला में मडीवाला के पास 600 रुपये में थी। आज वहाँ पे आपको 600 रुपये में क्या मिलेगा? 600 रुपये दिन का नहीं कह रहा हूँ, 600 रुपये महीने का। तो आप सोच सकते हैं रियल एस्टेट आज कहाँ चल गया है, रेंटल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाला कोरमंगला मडीवाला जैसे एरिया में अफोर्ड ही नहीं कर पाता किराया या परचेज करना प्रॉपर्टी। खैर, तो मैंने वहाँ पे बिग बाज़ार में ज्वाइन किया। फिर बिग बाज़ार में ज्वाइन करने के टाइम पे बिग बाज़ार में देखिए हुआ क्या था मेरे साथ कि वहाँ पे फर्स्ट इंडक्शन, जब भी हम कोई, मेरे लिए नया नया था जॉब, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे एक इंडक्शन लिया गया मेरे HR के ज़रिए, जो बॉम्बे से आए हुए थे, बहुत पढ़े लिखे तजुर्बेकार थे। उन्होंने वहाँ पे बोर्ड में कुछ समझाया था। समझाते समझाते उन्होंने वॉलमार्ट का नाम लिया और बोला कि बिग बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है, आज जो बिग बाज़ार है ही नहीं है मार्केट में, बिग बाज़ार टोटल ख़त्म हो चुके हैं, वो अलग बात है, लेकिन बिग बाज़ार जैसे सुपरमार्केट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो वॉलमार्ट से आया। वॉलमार्ट वर्ल्ड्स का नंबर 1 रिटेल कंपनी है। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में बता दूंगा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात कहा कि वॉलमार्ट वर्ल्ड का नंबर 1 रिटेल कंपनी है, मैक्सिमम रिटेल कंपनियां उन्हीं के सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट को आज फॉलो कर रही हैं करके, तो वो दिमाग में मेरी बैठ गई थी। रियल एस्टेट का करियर मैं पार्ट टाइम तो ज़रूर कर रहा था, छोटा मोटा उस टाइम पे, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी, कमाने का जोश था, जब भी फ्री टाइम होता था वो करता था। लेकिन ये जो है मेरा रियल एस्टेट का ट्विस्ट कहाँ आया वो बताता हूँ। तो उसके बाद मैंने कुछ महीने कुछ साल जो है
अलग अलग कंपनी रिटेल में काम किया, कैम्पफोर्ट एयरपोर्ट रोड में भी काम किया, वगैरह वगैरह, इन शॉर्ट बता देता हूँ। फिर मैंने जो है, जिस दिन ये वॉलमार्ट का बिग बाज़ार में जब डिस्कशन किया गया था, उस दिन मैंने एक माइंड में डाल लिया था कि मैं वॉलमार्ट में एक दिन जॉब करना है मुझे, ये मेरे माइंड में चला गया था। तो फिर मुझे एक मौका मिला, वॉलमार्ट जो है इंडिया में आई, जो खासकर नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे ईजी डे ब्रांड के नाम से उन्होंने आपके एयरटेल कंपनी जो है, भारती ग्रुप जिसको कहते हैं आप, एयरटेल जो सिम है, मोबाइल कंपनी है, उसकी एक और कंपनी है भारती रिटेल। भारती रिटेल और वॉलमार्ट इंडिया ने जो है टाई अप करके जेवी में ईजी डे ब्रांड के नाम से एक स्टोर्स लॉन्च किए, लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह। तो उस टाइम पे एक वैकेंसी आई, तो डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे मेरी जॉब लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट में लगी। वहाँ पे मैं जॉब करता था। फिर कुछ सडनली जो है, मैं बहुत दिल लगा के काम करता था, लेकिन मुझे कुछ फैमिली इमरजेंसी के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो कंपनी ने थोड़ा बहुत मेरे परफॉर्मेंस को देख के छुट्टी देने से मेरे सीनियर ने मना कर दिया। तो मैंने उस कंपनी को रिज़ाइन कर दिया और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। उसके बाद मैं हैदराबाद आया। हैदराबाद में आकर के मेरा एक कज़िन कह सकते हैं आप, या दूर के रिश्तेदार कह सकते हैं, मेरा भाई सैयद अलीम से मिला। तो वहाँ पे मैंने कुछ उनके साथ एज ए सैलरी कहो या कमीशन कहो या कैसे भी कहो, उनके साथ रियल एस्टेट में मैंने स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ पे मेरा रियल एस्टेट का जो करियर था, उस टाइम पे सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद होगा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो है बाइफर्केशन का एजिटेशन चल रहा था। तेलंगाना अलग स्टेट होना है और आंध्र प्रदेश अलग स्टेट होना है, और शादनगर में हमारे प्लॉट्स हुआ करते थे उन दिनों। तो उन प्लॉट्स को सेल कर रहे थे हम लोग, डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे थे। मैं हाईटेक सिटी भी गया था, वहाँ पे भी मैंने पैम्पलेट्स दिए हैं। मैं बहुत ग्राउंड से रियल एस्टेट में काम किया है। सक्सेस तो नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ वो भी बता देता हूँ शॉर्टकट में। तो केसीआर जो है एडमिट हो गए थे एम्स में, और उस टाइम पे बहुत हंगामे हो गए थे, पूरा हैदराबाद बंद हो गया, रियल एस्टेट क्रैश हो गया। जो भी रियल एस्टेट के बिजनेसेस हुए थे, हमारे जो सेल्स हुए थे, वो तमाम चीज़ें जो है कैंसिल हो गई। तो मुझे वापस जो है जाना पड़ा। फिर मैं जो है उसके बाद गोवा गया। गोवा में मैं एयरपोर्ट में फ्लेमिंगो ड्यूटी फ्री में कुछ साल काम किए। फिर मैं गोवा से दुबई गया, नेशनल बैंक ऑफ दुबई, अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल बैंक ऑफ दुबई में मैं सेल्स करता था क्रेडिट कार्ड का। फिर मैं जो है सेल्स करते करते मैंने जो है दुबई से वापस आ गया। फिर दुबई से वापस आने के बाद फिर से मैं जो है दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है अड़चने आ ही रही थी। तो उस टाइम पे मैं फिर सैयद अलीम को, बातचीत तो चलती थी, उस टाइम पे फिर से उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया। उस टाइम पे वो बेंगलोर में थे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। वो रियल एस्टेट में तो उस टाइम पे अच्छे कामयाब हो गए थे। उनको एक प्रोजेक्ट मिला था इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, न्यू होम्स के जानिब से, पैशन इलाइट के नाम से। उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि मैं सैलरी के बिना तो नहीं करूँगा भाई। पिछली बार मैं हैदराबाद आया था तो मैं फ़ेल हो गया रियल एस्टेट में। हाँ, सर्कमस्टेंसेस कुछ और थे, लेकिन सैलरी है तो मुझे भी घर अपना चलाना है, बीवी बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ बेंगलोर, और उन्होंने टिकट के पैसे दिए। उस टाइम पे मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस था थोड़ा बहुत, तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। वॉलमार्ट जैसी कंपनी में काम करके अच्छी सैलरी लेके फिर भी मैं परेशान हाल इसलिए हुआ क्योंकि मेरी फैमिली को मैंने तो बता ही दिया। तो मैं बेंगलोर आया, फिर उन्होंने अपने ही रूम में मुझे रखा, खाना पीना दिया, और सैलरी जो है एक एक्स सैलरी जो है उन्होंने फ़िक्स किया। लेकिन सैलरी फ़िक्स करने से पहले उन्होंने एक चीज़ बताया, आज मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ, कल
जब तुम कामयाब होने लगोगे ये मत कहना कि मुझे सिर्फ कमीशन चाहिए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि सैलरी वालों को हम कमीशन कम देते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मंजूर है। उन्होंने चैलेंज किया था। तो सैयद अलीम ने वहाँ पे हमने फैशन इलाइट पूरे बिल्डिंग फ़ेज़ 1 बेच दिए, फ़ेज़ 2 बेच दिए। फिर न्यू लिविन बोल के कनकपुरा रोड में एक प्रोजेक्ट हुआ, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेच दिया। बैक टू बैक हम लोग जो है प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट्स ले रहे थे, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट बेच रहे थे। तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि नहीं, मैं सैलरी पे नहीं काम करना चाहिए जो उन्होंने बोला था। तो फिर मैं कमीशन में शिफ्ट होने की कोशिश की। जाने क्यों मैं उनसे खुलकर बोल नहीं सका, ये क्या हुआ। उसके बीच में कुछ, हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, वो मैंने उनको छोड़ दिया। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे रियल एस्टेट में बिल्कुल इंटरेस्ट था ही नहीं, सबसे पहली बात। लेकिन इंटरेस्ट मुझे जब मेरी मजबूरी की वजह से आया। छोटा मोटा तो करते थे, वो अलग बात है। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं रियल एस्टेट एजेंट कभी ना था ना कभी रहूँगा। रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट बिजनेस को लोग जो है कुछ अलग अंदाज में देखते हैं। रियल एस्टेट में रियल एस्टेट एजेंट एक होता है, रियल एस्टेट क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल एक होता है, रियल एस्टेट चैनल पार्टनर एक होता है, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर एक होता है। मैं जो कैटेगरी में अभी जाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं उस फील्ड में कुछ अलग करना चाहता हूँ, वो है रियल एस्टेट जर्नलिज्म। तो रियल एस्टेट एजेंट मैं ना था, कभी रहूँगा, ये किस लिए कह रहा हूँ ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि सब लोग जो है प्रॉपर्टीज़ जो है खरीदना बेचना, ये एक रियल एस्टेट एजेंट का काम होता है, या तो जो है झूठ बोलना, लोगों को जो है इसकी टोपी उसके सर डालना, ऐसे तमाम चीज़ें जो है, बहुत एजेंट्स का नाम जो है बहुत ख़राब है। मैक्सिमम अच्छे एजेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ओवरऑल जो है अगर आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कुछ मिसमैच ज़रूर है। अब रियल एस्टेट एजेंट मैं क्यों नहीं हूँ, रियल एस्टेट एजेंट मैं क्यों नहीं बनना चाहता हूँ, इसकी वजह यह है कि मैंने कभी जो है ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में काम नहीं किया है। मैंने जो भी रियल एस्टेट किया है वो है प्रॉपर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारे हाथों में दी जाती थी, उसको हमें बेचना था। ना कि मतलब एक एरिया में आप जाएंगे, वो किसी की भी प्रॉपर्टी जो है सेकेंडरी जो है रीसेल आती है प्रॉपर्टीज़, या रेंटल्स का होता है, तमाम चीज़ें जो है करना है, वो हम कभी नहीं करें। किसी एक बड़ा लेआउट है, एक 10 एकड़ की लेआउट है जहाँ पे प्लॉट्स हैं, 100 प्लॉट्स हैं, 50 प्लॉट्स हैं, और वो प्रॉपर डेवलप्ड है, डेवलपमेंट के अप्रूवल्स उनके पास है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो तमाम चीज़ें देखने के बाद ही हम जो है कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते थे। और हम कमीशन कभी जो है बायर से कभी लेते नहीं थे, हमें जो है कुछ इंसेंटिव्स मिलते थे, कमीशन नहीं कह सकते, इंसेंटिव्स मिलते थे कंपनीज से, जिस कंपनी के भी हम प्रोजेक्ट्स बेचते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको रियल एस्टेट प्रोफेशनल कहा जाता है, ना कि रियल एस्टेट एजेंट कहते हैं। चैनल पार्टनर एक और एक है, रियल एस्टेट चैनल पार्टनर, जहाँ पे मल्टीपल बिल्डर्स के साथ टाई अप होता है, मल्टीपल लेआउट्स के साथ, लेआउट जो बनाने वाले कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप होता है, वो उनके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन वो भी रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कंपनियों के साथ, कभी प्रेस्टीज का प्रॉपर्टी बेच दिया, कभी शोभा का बेच दिया, कभी ब्रिगेड का बेच दिया, कभी वासवी का बेच दिया, ऐसे करके उनका वैसा एक ये रहता है जो चैनल पार्टनर कहते हैं। रियल एस्टेट प्रोफेशनल का ये रहता है कि वो एक प्रोजेक्ट को, पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने तक उसी प्रोजेक्ट के साथ लगे रहते हैं। वो प्रोफेशनलिज्म से मैं बैकग्राउंड से आता हूँ। और मैंने उसके बाद जैसे मैंने कहा, तो जर्नलिज्म मैं क्यों करना चाहता हूँ वो मैं आगे बताता हूँ। रियल एस्टेट जर्नलिज्म का क्या स्कोप है, क्यों मैं इस फील्ड में जो है शिफ्ट होना चाहता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं उसके बाद वापस से जो है जॉब में चला गया। मुझे जुआरी इंफ्रा में जॉब मिली, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी, अच्छी मोटी सैलरी थी। मैसूर में जुआरी गार्डन सिटी के नाम से प्रोजेक्ट, 73 एकर्स प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे मैंने जो है जॉब किया। फिर मैंने वहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे, उस बहुत बड़ी कंपनी है, 13,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत अच्छे पोस्ट में था।
उसको भी मैंने जो है रिज़ाइन करके फिर मैंने चार्टर्ड हाउसिंग में बिमल हेगड़े सीईओ है उस कंपनी के, उनके अंडर में ज्वाइन किया। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा था मेरा। वहाँ पे विल्लास 3 करोड़ के विल्लास भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेचे हैं, जो मैंने सोचा भी नहीं था। जहाँ पे मैं 10 लाख की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता था, एक दौर था 10 लाख क्या 6 लाख 7 लाख की प्रॉपर्टी भी मैं नहीं बेच सकता था। मैंने जो है 40 लाख की प्रॉपर्टी, 70 लाख की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी भी मैंने मेरे करियर में बेचा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा ये ट्रांजिट हुआ और ये मुझे एक्सपीरियंस मिला, वो फर्स्ट मैं अपने आप मेरे रियल एस्टेट के गुरु जिसको मानता हूँ या मैं जिसको अपना लीडर मानता हूँ, वो है सैयद अलीम। हालांकि हमारी दोनों की अभी आपस में बनती नहीं है, वो कुछ वजह अलग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उनको आज भी जो है रियल एस्टेट का गुरु मानता हूँ, लीडर मानता हूँ, जिन्होंने मुझे रियल एस्टेट सिखाया। हाँ, उनके कुछ रियल एस्टेट के वसूल काम करने के तौर तरीके अलग हैं और मेरे काम करने के रियल एस्टेट के तौर तरीके अलग हो गए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करते बोल के, उन्होंने मुझे यही सिखाया, सच बोल करके बेचना है। मैंने एक भी प्रॉपर्टी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने झूठ बोलकर कभी नहीं बेचा है। एक वाक़या याद आता है, वीडियो लंबा जाएगा लेकिन फिर भी सुनना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जो है मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि हम कुछ झूठ नहीं बोलेंगे तो हम जो है रियल एस्टेट में बिजनेस ही नहीं कर सकते, उसमें उस प्रोफेशनल में फिट ही नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है करके। इसलिए एक वाक़या बोलता हूँ। प्रीति केशरवानी करके एक इन्फोसिस में एक एचआर थी, जो 8 महीने पैशन इलाइट के फ्लैट को जो है, एक फ्लैट था उनका, फ्लैट नंबर फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, ये 2010 की बात है। 8 महीने वो हमारे ऑफिस में आते थे और पूछते थे कि ऑक्यूपेंट सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हमारे 5 किलोमीटर रेडियस में कोई भी बिल्डर के पास जाते थे फ्लैट खरीदने के लिए, तो उनको यही कहा जाता था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हम देंगे। हालांकि वैसा होता नहीं था। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 95% इलेक्ट्रॉनिसिटी के प्रोजेक्ट्स में 5-10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी उतना देने के सिवाय प्रेस्टीज जैसे कंपनी या गोदरेज जैसे कंपनी के अलावा कोई और जो है नहीं दे सकता था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जो है बिल्डिंग में वायलेशन वो करते ज़रूर थे। 10% मिनिमम जो है वायलेशन डिविएशन ले ही लेते थे, मतलब कुछ ना कुछ कमियां होती थी। तो मैं उनको मैडम को बोलता था, मैडम देखिए हम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, एक 10% तक हमारे प्रोजेक्ट में डिविएशन ज़रूर है, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। उन्होंने बोला कमिटमेंट आप देंगे तो मैं आज ही बुक कर दूंगी। तो 8 महीने तक उन्होंने बुकिंग नहीं करी, लेकिन आते रहे। तो मेरी सच्चाई देखी और 8 महीने के बाद सीधे विदाउट डिस्काउंट उन्होंने चेक दिया था। हालांकि डिस्काउंट मैंने उनको दिया, जो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस था दूसरे लोगों को जो फ्लैट ओनर्स को हमने सेल किया था वही प्राइस में मैंने उनको दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया। मैंने उनसे चेक लेते समय एक सवाल किया, मैडम आपने कहा कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप खरीदेंगे नहीं, और आपने ये कहा कि दूसरे बिल्डर्स आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने को तैयार है, तो आप मेरे पास क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि मेरे बजट के अंदर मैं पूरे इलेक्ट्रॉन सिटी घूम के आई, सब लोग जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देंगे बोले। आप एक ही इंसान है पूरे इलेक्ट्रॉन सिटी के अंदर, बेंगलुरु के अंदर इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ, जो कह रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपके प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी। फिर मैंने डिपार्टमेंट के पास इंक्वायरी करी, तो उन्होंने कहा कि ये कोई भी प्रोजेक्ट्स को जो मैं विजिट कर चुकी हूँ वहाँ पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती है, वहाँ पे डिविएशन है करके डिपार्टमेंट वालों ने बताया। इनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बंदा जो है 8 महीने से मुझे सच बोल रहा है, वो बंदा मुझे राइट रहेगा, वही बंदे से मुझे ख़रीदना है करके मैं आपके पास आई। तो ये एक वाक़या था और बहुत सारे थे। वो वाक़ये से ये एक और एक ट्रांजिट हुआ। वो एक तो मेरा एक फ्लैट नहीं बिका था, उन्होंने कई जो है रेफरेंसेस दिए, क्योंकि वो इन्फोसिस की एचआर थी, और हमने मैक्सिमम बिल्डिंग उनके सपोर्ट से हमने जो है सेल आउट किया। टोटली 128 फ्लैट्स थे, पैशन इलाइट 1, पैशन इलाइट 2। ओवरऑल हमने जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिटी के इन्फोसिस क्लाइंट्स को ही हमने सेल किए थे, विप्रो के क्लाइंट्स को सेल किए थे। लेकिन ये हमारे जो क्लाइंट थे प्रीति केशरवानी, एक वाक़या बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। उन्होंने इस मेरी अच्छाई को देख के, मेरे सच्चाई को देख के उन्होंने जो है बहुत रेफरेंस दिए। वो भी उन्होंने कुछ उसमें वापस से मुझसे कोई कमीशन नहीं मांगे, ना कुछ रिवार्ड मांगे, ना कुछ मांगे।
बस इतना का है कि हम जो ले रहे हैं पैसा, पूरी ज़िंदगी की कमाई हम इसमें डाल रहे हैं, हम बार बार नहीं खरीद सकते। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें कभी परेशानी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं बेंगलुरु के, मैं बेंगलुरु से तो अभी शिफ्ट हो चुका हूँ, तो वो तमाम चीज़ लोग आज भी मुझे उसी नंबर पे कनेक्टेड हैं, कभी कभी कॉल करते हैं। और भी वाक़ये हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूरत पड़े तो किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये था, देखिए ओवरऑल क्या है, रियल एस्टेट में सच बोलकर बेचना इतना आसान नहीं है, लेकिन सच बोलकर बेचने वाले का रिवॉर्ड जो होता है 1:10 होता है। फर्स्ट डील होने में शायद थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आपको जब आपकी सच्चाई क्लाइंट को समझ में आ जाती है, वो पैसे को ज़्यादा नहीं सोचेगा, डिस्काउंट के बारे में नहीं सोचेगा। और ऊपर से आपको एक क्लाइंट के पीछे मैंने 8 महीने लगाए थे, उसके पीछे मुझे 10-15 फ्लैट्स में मुझे जो है मेरी सच्चाई की वजह से सेल हुई है। वो भी 1-2 दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने फ्लैट लिया उसके बाद 1 महीने में एक फ्लैट दिए, या 6 महीने में 15 के लिए मदद की या 20 के लिए मदद की। 2-3 दिन के अंदर इतने फ्लैट्स मैंने बेचे हैं मेरी सच्चाई की वजह से। तो मेरा मानना यह है कि आज भी जो है रियल एस्टेट में बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और रियल एस्टेट की जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने नहीं आती है। आज भी बहुत सारे रियल एस्टेट में स्कैम्स हो रहे हैं, और रियल एस्टेट में आजकल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो आने के बावजूद आजकल जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे रेरा का अप्रूवल लेते ज़रूर हैं, ऑन टाइम कंप्लीशन नहीं होता है, और फिर भी कहते हैं रेरा है हमारे पास। उनके प्रॉपर्टीज मॉर्टिगेज रहते हैं डिपार्टमेंट के पास, वो मॉर्टिगेज वाली प्रॉपर्टी जो है वो जिसको सेल नहीं करना है जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, उसको कहते हैं डिपार्टमेंट का मॉर्टिगेज। वो प्रॉपर्टियाँ भी ये लोग बेच देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि एक रियल एस्टेट में एक जर्नलिज्म का एक हिस्सा होना चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है। ये प्रोफेशन जो है, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ईटी नाउ रियलिटी करके है, ईटी रियलिटी करके है, एमबी नाउ बोल के एक चैनल है जो मैजिक ब्रिक्स वालों का है, लेकिन वो प्रॉपर्टी पोर्टल की कंपनी का है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन यूट्यूबर्स में होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, हार्डली 1% रियल एस्टेट में यूट्यूबर्स जो हैं वो लीगल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, या सच्चाई के बारे में बात करते हैं, कौन सा एरिया अच्छा है, कहाँ पे स्कैम हो रहा है, ये तमाम चीज़ों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो भी हार्डली 1%। बाकी के लोग ये प्रॉपर्टी है, ये है, वो वीडियो शूट करते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, ये 2 BHK 3 BHK ये लेआउट है, ये 30-40 है, ये 100 गज की है, ये 200 गज की प्लॉट है, ये रेरा अप्रूव्ड है, ये BMRD अप्रूव्ड है, ये BBMP अप्रूव्ड है, ये HMDA अप्रूव्ड है, ये HMRDA अप्रूव्ड है। ऐसे करके आपको सिर्फ वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन आपको जो है, जो मेन आपको जो बताना है पब्लिक को, जो रियल एस्टेट के बारे में जो डे टू डे अपडेट्स चाहिए, न्यूज़ चाहिए, इंडस्ट्री के इनसाइडर न्यूज़ चाहिए, वो और लीगलिटीज़ के बारे में एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये चीज़ें जो है यूट्यूबर्स में हार्डली 1% लोग जो है कर रहे हैं, हार्डली 1%। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अभी रियल एस्टेट में मुझे प्रोजेक्ट्स बेचने से अच्छा है कि मैं यूट्यूब में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करूँगा, वहाँ पे लोगों को गाइड करूँगा, और मैं जो है अपना जर्नलिज्म का करियर, जो मैं फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में करता था, उसी स्टाइल में मैं रियल एस्टेट के लिए क्यों ना करूँ। मेरे पास 22 साल का तजुर्बा है। कौन सा प्रोजेक्ट, हम इस चैनल में हम लोग जो है रियल एस्टेट के रिव्यूज़ करेंगे, जहाँ पे प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, अगर अप्रूव्ड है तो क्या अब भी वैलिड है, और कितने साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का इन्होंने जो है कमिटमेंट रेरा वेबसाइट में दिखा रहा है, वो हम चेक करेंगे। और उसके अलावा हम जो है प्रॉपर्टी को हो सके तो जाकर विजिट करके वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, क्या जो ये कह रहे हैं क्या वाकई में वो हो रहा है, सराउंडिंग्स में डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट्स क्या इम्पैक्ट करेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को सच्चाई पता ही नहीं है। जैसे कि जो है आपको लगता है कि सिर्फ 2% में रियल एस्टेट चल रहा है, जो रियल एस्टेट एजेंट्स जो कमा रहे हैं, नहीं, ऐसी बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो प्रोसेस आपको पता ही नहीं चलता है।
कहीं ना कहीं 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 जो है कुछ प्रोजेक्ट्स में 25-30% कमीशन भी दिया जाता है। तो ये जो मतलब ये हैदराबाद की एग्जांपल ले लो, एक प्लॉट बेच रहे हैं, एक 100 गज की आप प्लॉट ले रहे हैं, उसका रेट बताया जा रहा है 10,000 गज का, 10,000 स्क्वायर यार्ड्स का प्राइस बताया जा रहा है, और आपको 1,000 रुपये जो है डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप खुश हो जाते हैं, 9,000 में मुझे मिल रहा है, कोई 8,500 में आपको दे देता है। लेकिन हिडन ट्रूथ ये होता है कि वो 2,000-3,000 रुपये का प्लॉट होता है, उसके ऊपर डेवलपर उसका पैसा तो उसको लेना है, उसके ऊपर 2,000 रुपये उसके खर्च होते हैं पर स्क्वायर यार्ड। मोटा मोटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं। तो पकड़ के चलिए 5,000 उसका लग रहा है लागत। अब वो जो है उसमें 5,000 रुपये मार्जिन लगा करके एजेंट को जो है कट ऑफ रेट में दे देता है। अब वो एजेंट जो है आपको 10,000 रुपये के रेट में आपको देना चालू करता है, बेचना चालू करता है। क्लाइंट अगर मान गया तो 10 में बेच देगा, नहीं माना तो 9 में बेच देगा, नहीं तो 8.5, उससे कम वो नहीं बेचने वाला। तो आप जो रियल एस्टेट जो देख रहे हैं, जो आपके आंखों के सामने दिखता है, वो होता नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। ये इतना बड़ा हैवी मार्जिन, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% मार्जिन जैसा लग रहा है, ये मार्जिन को हमें जो है गैप को जो है समझना ज़रूरी है, और कौन से प्रोजेक्ट में कितना मार्जिन दिया जा रहा है, कैसे आपको नेगोशिएट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी आप जो है कितने रेट में खरीदना है, कौन से एरिया में क्या है, तमाम चीज़ें हम डिटेल्ड रिसर्च करेंगे और इस यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच में हम आपको बताएंगे। और रेरा के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि रेरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अगर आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, कोई डेवलपर या बिल्डर आपको अपार्टमेंट या फ्लैट की नहीं दे रहा है टाइम पे, तो आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे आपके पैसे जो है सिक्योर्ड करना है। और पैसे जब आप किसी प्रोजेक्ट को जो है में पैसे देते हैं या एडवांस आप देते हैं, 1 लाख बुकिंग एडवांस हो या एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस देखने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। ईसी होता है, इनकम सर्टिफिकेट आपको कैसे निकालना है, घर में बैठे बैठे आप आजकल जो है सिस्टम से, मोबाइल से आप निकाल ले सकते हैं, ईसी निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, सेल डीड की कॉपी निकाल सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो बाकी के यूट्यूबर्स मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कर रहा है तो का 1% के नीचे ही होगा वो। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुझे करना है। तो मैंने आपको मोटा मोटा मेरा 22 साल का जो है ओवरऑल करियर का बताया मैंने। मैं फुल फ्लेज जो है 22 साल का एक्सपीरियंस नहीं कह सकता, फुल फ्लेज मैं 15 साल कह सकता हूँ ज़रूर। दो रियल एस्टेट में मैं फुल टाइम दिया हूँ, लेकिन बाकी के टाइम पार्ट टाइम दिया हूँ। तो ओवरऑल 22 साल में मैंने कुछ रियल एस्टेट के बारे में जानकारी मिली है। और कोई डॉक्यूमेंट सेल डीड मेरे सामने रख देता है तो मैं इतना तो नॉलेज रखता हूँ कि उसकी खाल निकाल देता हूँ, उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या हमें देखना चाहिए था, क्या कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए, रियल एस्टेट ब्रांच के ज़रिए आपको मैं बता सकता हूँ। रियल एस्टेट ब्रांच इंडिया का सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफिस है, मीडिया ऑफिस कह सकते हैं आप। सबसे पहला मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे रियल एस्टेट के यूट्यूबर्स जो है वो कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, ना कि वो जर्नलिस्ट हैं। रियल एस्टेट में जर्नलिज्म जो कर रहे हैं वो ना के बराबर है। तो देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप भी जो है कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि वो रेरा अप्रूव्ड ज़रूर होना चाहिए। आप इंडिया के कोई भी जगह, इनफैक्ट दुबई, यूएई जैसे कंट्री में भी रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसको कैसे चेक करना है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, देखिए रीसेल प्रॉपर्टी अलग होती है, इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की बारे में अलग है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मुझे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। एक बिल्डिंग है, 2 करोड़ की बिल्डिंग है, उसको सेल करना, उसमें कमीशन लेना, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो रेरा अप्रूव्ड होते हैं, लेआउट्स होते हैं या अपार्टमेंट्स होते हैं, मुझे उसमें और विल्लास में इंटरेस्टेड हूँ, जहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट वो होता है जो ये रीसेल के प्रॉपर्टी, कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक छोटी सी बिल्डिंग, नीचे एक ग्राउंड फ्लोर में एक बना दिया, फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, हो सके तो थर्ड फ्लोर में भी एक बिल्डिंग बना देगा और वो बेचेगा। वो मेरा वहाँ पे फोकस है ही नहीं है।
मैं जो है कॉरपोरेट रियल एस्टेट या प्रीमियम रियल एस्टेट आप कह सकते हैं, रियल एस्टेट प्रोफेशनलिज्म इसमें है जो प्राइमरी मार्केट में जो लोग करते हैं। प्राइमरी वो होता है जो एक नया रियल एस्टेट क्रिएट होता है, एक एरिया है वहाँ पे कुछ आईटी कंपनीज आ रही हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएट्स हो रहे हैं, वहाँ पे लैंड्स होते हैं आजू बाजू में खाली रहते हैं, तो उसको डेवलप करते हैं रियल एस्टेट के बड़े बड़े डेवलपर्स, बिल्डर्स, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, लेआउट्स बनाते हैं, उसको जो है मास में सेल करते हैं। हम जैसे लोगों को वो आउटसोर्स करते हैं। लेकिन अभी मुझे बेचना नहीं है, मुझे रियल एस्टेट के बारे में सही जानकारी आप लोगों के सामने पहुंचाना है। और ये ज़रूर है कि हमारे चैनल के ज़रिए हम रियल एस्टेट एजेंट्स को सपोर्ट भी करेंगे। हम उनको जो है कनेक्ट करेंगे डेवलपर्स के साथ, बिल्डर्स के साथ। हम उनको जो है बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक रहते हैं उनके साथ हम उनको जो है कॉन्टैक्ट्स लिंक कराएंगे, वो ज़रूर हम लोग करेंगे। छोटा मोटा हमारी भी कुछ फ़ीस होती है, हम वो फ़ीस उनसे चार्ज करेंगे, बिल्डर्स से, डेवलपर्स से। ये हो गया। और इंडिविजुअली तो हम करने ही वाले नहीं हैं। हाँ, कभी कभी स्पेशल रिक्वेस्ट आया वीडियो डालना है तो पर्सनल के तौर पे कुछ करना है तो देखेंगे, लेकिन ओवरऑल मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो रियल एस्टेट जर्नलिज्म, रियल एस्टेट न्यूज़, जो आज तक इंडिया में ऐसा शायद ही किसी ने किया हो। तो देखते हैं आगे क्या होगा। और मैं जो रियल एस्टेट में हैं, जो ऑलरेडी रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स कहो या एजेंट्स कहो, जो ब्रोकरेज का बिजनेस करते हैं, उनको मैं एक सलाह ज़रूर दूंगा इस वीडियो के ज़रिए कि देखिए, आपको प्रोजेक्ट, आपको एक बिल्डिंग बेचनी है, एक प्लॉट बेचना है या कुछ भी बेचना है, ये सोच करके बेचिए कि आपके पास अगर उतना पैसा होता, आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने वाले होते, तो क्या वो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। ये नियत आपके पास होगा तो आपका रियल एस्टेट कैरियर कभी बंद नहीं होगा, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। ये एक मेरा सक्सेस स्टोरी है। मैं हमेशा यही सोचता हूं, किसी को भी प्रॉपर्टी बेचने से पहले मैं ये जरूर सोचता हूं, मैं सैलरी पे काम किया हूं फिर भी मेरी सोच यही है, किसी कंपनी में मैं सैलरी पे, मैं ऐसा जल्दबाजी में 3-4 दिनों के अंदर मैंने रिजाइन भी किया है। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैंने कंपनी को रिजाइन भी कर दिया है 3-4 दिन काम कर। उसके पीछे रीजन ये है, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे जो है सच्चाई के साथ बेचना है। कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी है तो मैं बेचूंगा ही नहीं, भले मुझे सैलरी नहीं मिलती है, मेरी नौकरी चली जाती है, बेचना ही नहीं है। तो ऐसा मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है जिसकी वजह से मैं सक्सेस हुआ। तो मैं आप लोगों से भी यही बताऊंगा, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है या प्रोफेशनल है या चैनल पार्टनर हैं, तो हमेशा यही सोचिए कि आगे वाले को बेचने से पहले ये ज़रूर सोचिए, आपके पास अगर वो उतना पैसा होता, आप अगर लोन लेकर के कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप क्या वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए एक प्रिंसिपल के पास गया था बात करने के लिए, तो उन्होंने तेलुगु में एक अच्छा बात करा था। मैंने बोला, ये सर, ये आप ये प्रॉपर्टी ले लो, ये लैंड ले लो बोल के। उन्होंने इतना ही कहा, मीकु नच्चिते नीन तीसकुंटा, मतलब आपको पसंद आया तो मैं ख़रीद लूँगा। मतलब सीधा सीधा समझो। बाद में मुझे ऐसा लगा, उस टाइम पे मेरी मजबूरियाँ अलग थे, मुझे बहुत ज़रूरत थी फंड्स की, लेकिन उन्होंने वो बात करके वापस से मुझे जगा दिया, नहीं मुझे ये नहीं बेचना उनको, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई छोटी मोटी कमज़ोरी ज़रूर थी। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब मुझे जो है रियल एस्टेट में कुछ ऐसा करना है जो किसी ने शायद किया हो, और जो रियल एस्टेट की जो इनसाइड एंड आउट्स हैं, जो भी मुझे जानकारी है, और आप लोग एज ए बायर, आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या परचेज करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी प्रॉपर्टी कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, और कोई न्यूज़ होती है तो वो न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है, रियल फैक्ट क्या है। हाँ, जाते जाते एक और बात करना चाहता हूँ, रियल एस्टेट मार्केट कभी डाउन होता ही नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट का अगर आप सोचते हैं कि मतलब डाउन फॉल है, तो आपको इसका मतलब है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट
आने वाले वीडियो में मैं ये रियल एस्टेट डाउनफॉल के बारे में जो सच्चाई है वो मैं आपको जो है इसके बारे में एक्सपोज करूंगा, आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करूंगा कि रियल एस्टेट मार्केट डाउन कब होता है, क्यों होता है और ये कौन करता है, किस लिए किया जाता है। चलिए ठीक है, अभी बहुत वक्त हो गया है, करीब करीब 35 मिनट आप लोगों से बातचीत हो गई। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूं, दुआ में याद रखें, आपका फरहान रशीद, रियल एस्टेट ब्रांच। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको पसंद आया ना या नहीं, और आपकी क्या राय है रियल एस्टेट के बारे में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, आपका फरहान रशीद। अल्लाह हाफिज़।